6000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ता हुआ तापमान, धधकती सुपर हॉट आग की ठोस चट्टानें, पृथ्वी की सतह के मुकाबले 35 लाख गुना तेज बेतहाशा दबाव। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कुछ बातें हैं जो आपके पैरों के 3000 किलोमीटर नीचे हो रही हैं। ओह, सूरज हमारे प्लैनेट के सेंटर के बराबर टेम्परेचर पर चल रहा है, लेकिन ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है दोस्तों। तो पृथ्वी अपने धधकते कोर की वजह से पिघल क्यों नहीं रही है? हमारा छोटा सा ब्लू प्लैनेट कई लेयर से बना है जो एक के ऊपर एक रखी हुई है। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। आप जितनी गहराई में जाते हो वहां उतनी तेज गर्मी और बेतहाशा दबाव बढ़ता जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स मेंटल की लेयर है और क्रस्ट उन पर चढ़ी रहती है। ये हमेशा चलती रहती है और इसी तरह अपना टाइम बिताती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुल 9 प्लेटें हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे पर चढ़ती हैं तो भूकंप आते हैं। इससे एनर्जी निकलती है और हम इसे सरफेस पर फील करते हैं। ऐसा समझे जैसे कार को पूरी तरह भरने के बाद दरवाजा बंद किया जा रहा हो। जब आपको पता चलता है कि रास्ते में कुछ अटक रहा है तो उसे आप हटा देते हैं और फिर धड़ाम सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। अरबों साल पहले हमारी जमीनें आपस में जुड़ी हुई थी जिसे पेंजिया कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे, और मेरा मतलब है बहुत धीरे से, कई सालों में कॉन्टिनेंट इस तरह अलग हो गए जैसे आज है। पृथ्वी भी अंदर से ठंडी थी, लेकिन धीरे धीरे ये कोर में ज्यादा गर्मी पैदा करने लगी। भूकंप को तीव्रता और विशालता के साथ मापा जाता है। हम देखते हैं भूकंप का असर कितना विशाल है और कितनी दूर तक पहुंचा। साथ ही भूकंप की तीव्रता उसकी क्षमता को बताती है। मेंटल के ऊपर ठंडी चट्टानें डूबने लगी और कोर से गर्म पदार्थ ऊपर उठने लगा। जब ऐसा हुआ तो प्लेटें मूव करने लगी और इसके नतीजे से पहाड़, पहाड़ियां और वाटर बॉडीज बनी जो आज हमें दिखाई देती हैं। इनमें से कोई भी चीज रातों रात नहीं होती। इन्हें असल में आकार लेने में लाखों साल लग जाते हैं। पृथ्वी की सभी लेयर्स में एनर्जी के अलग अलग सोर्स हैं। खास तौर से जब से प्लैनेट शुरुआत में बना था, जब पदार्थ पृथ्वी के सेंटर में नीचे की ओर डूबने लगता है तो फ्रिक्शन हीटिंग पैदा होती है। चूंकि पृथ्वी एक सॉलिड मेंटल से घिरी हुई है, इसीलिए इसके ऊपर तैरता हुआ क्रस्ट हमें पृथ्वी के अंदरूनी हीट से बचाने के लिए एक बैरियर के रूप में काम करता है। लेकिन इसकी सफलता का सीक्रेट हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस है। सीधे शब्दों में कहें, हीट सिर्फ एनर्जी और टेम्परेचर इसकी डेंसिटी है। अगर सूर्य पृथ्वी की सतह से 3000 किलोमीटर दूर है और हमारे कोर के जैसे टेम्परेचर पर गर्म होता है तो हम तेज धूप वाले दिन आइसक्रीम की तरह पिघल जाते हैं। सॉकेट से अपने फोन चार्ज को प्लग निकालते टाइम एक छोटे शॉर्ट सर्किट का शॉक बहुत हानिकारक नहीं होगा। भले ही उस स्पार्क का टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन अगर आपने अपने शरीर को लगभग 100 डिग्री पर गर्म पानी के उबलते बाथ में डुबोते हैं तो मान लें ये इसके लायक नहीं है। अगर सूर्य के सरफेस का टेम्परेचर पृथ्वी के कोर के लगभग समान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हीट का फैलाव समान है। पृथ्वी के कोर की सभी लेयर आयरन से भरी हुई हैं, लेकिन सरफेस पर आयरन एटम्स क्यूब शेप में रखे हुए हैं। वो तब होता है जब आयरन नॉर्मल रूम टेम्परेचर और रेगुलर प्रेशर में होता है, लेकिन सख्त कंडीशन में एटॉमिक शेप हेक्सागोन्स में चेंज हो जाती हैं। लंबे टाइम तक वैज्ञानिक सोचते रहे कि कोर में आयरन हेक्सागोन शेप वाला है, लेकिन उन्होंने पाया कि 3000 किलोमीटर नीचे इसने अपनी क्यूबिक फॉर्मेशन को बनाए रखा है। क्योंकि कोर पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, एटम्स के पास अपनी शेप चेंज करने के लिए हिलने तक की जगह नहीं होती है। अगर आप खचाखच भरी एक सबवे ट्रेन में खड़े होते हैं, आपके पास हाथ उठाने के लिए भी जगह नहीं होती, लेकिन वहां अंदर हर कोई अपनी ओरिजिनल शेप बरकरार रखते हुए पोजीशन चेंज कर सकता है। यही रीजन है कि पृथ्वी की कोर का स्ट्रक्चर ठोस है, ना कि तरल। एटम्स इतने कसकर पैक्ड होते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में भी परिवर्तित नहीं हो सकते। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां पृथ्वी का कोर लिक्विड हो जाएगा, हम बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और ज्वार की लहरों से होने वाली काफी खतरनाक तबाही देख सकते हैं। हर प्रमुख हॉटस्पॉट खतरे में होगा। रिंग ऑफ फायर लावा उगलने का एक नॉन स्टॉप फव्वारा होगा। ऊपरी के लेयर से ठंडा मटेरियल नीचे डूबने लगेगा और नीचे वाली चीजें ऊपर आने लगेंगी। एक लिक्विड और काफी ज्यादा अस्थिर कोर के साथ ये प्रोसेस बहुत तेजी के साथ होगा। समुद्र के किनारे हर बड़ा शहर और कस्बा ज्वार की लहरों से बह जाएगा और ज्वालामुखियों के फटने से आकाश राख और धुएं से काला हो जाएगा। ये सूर्य के प्रकाश को हमारे एटमॉस्फेयर में आने से टेम्परेरी तरीके से रोक देंगे और आखिरकार हवा में उड़ने वाली हर चीज को जमीन पर रहने के लिए मजबूर कर देंगे। वर्तमान में हम जिस जमीन पर रहते हैं वो ऐसे फील होगी कि जैसे बर्फ किसी ग्लेशियर से अलग होकर तैर रही है।
कई सोए हुए ज्वालामुखी जाग जाएंगे और अपना लावा हर जगह उगल देंगे। ग्राउंड की फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर हमेशा के लिए बदल जाएंगे। समुद्र की खाइयों के नीचे से मैग्मा सरफेस तक अपना रास्ता खोज लेगा और सागरों की लहरों को बदल देगा। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिका पिघल जाएंगे और उत्तर और दक्षिण हेमिस्फीयर के चारों ओर वाटर लेवल को बढ़ा देंगे। फिर आखिर में दुनिया भर में ऐसा होगा, जमीन पर वाइल्ड लाइफ के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा और सारी हरियाली गायब हो जाएगी। समुद्र के टेम्परेचर में होने वाले चेंज से बचने के लिए मरीन लाइफ को नया रास्ता खोजना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी क्योंकि इसे रोकने के लिए एक तरीके खोजने के वास्ते एक इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित की जाएगी, लेकिन इंसान मुश्किल से इसमें जीवित रह पाएगा और अपना वजूद बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। खैर, बेशक ऐसा कभी भी नहीं होगा, लेकिन अगर पृथ्वी की कोर ठंडी हो जाती है तो धरती पर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होंगे, ना कोई विनाशकारी भूकंप और ना ही कोई ज्वार की लहरें। असल में इनमें से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उन्हें अपना काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। कॉन्टिनेंट हिलना और बदलना बंद कर देंगे। मजेदार लगता है ना? नहीं, इसका मतलब होगा कि हमारे प्लैनेट की रक्षा करने वाला मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगा, जो हमें कॉस्मिक रेडिएशन के साथ साथ एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स के सामने काफी कमजोर बना देगा। सूरज की किरणें सामान्य से भी ज्यादा तेज फील होंगी, जिससे किसी के लिए भी पार जाना बेहद असुरक्षित हो जाएगा। कोर में पैदा होने वाली हीट कार्बन को रिसाइकिल करने के लिए जिम्मेदार होती है, जो सतह पर वापस जाती है। इससे रिसाइकलिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक जरूरी पार्ट है, जिससे ये पौधों को जीवित रहने में मदद करता है। तो जमीन और पानी में सभी पेड़ और पौधे उगना बंद कर देंगे और बाकी दुनिया के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। कॉस्मिक रेडिएशन और ऑक्सीजन की कमी के साथ इंसानों को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन सिस्टम वाले बंकर में रहना होगा। पृथ्वी की सतह नो गो जोन बन जाएगी और मंगल की सतह दिखने लगेगी। पृथ्वी के अंदर से ताकत देने के लिए कुछ भी ना होने के कारण ये सूखना शुरू हो जाएगी और अंदर से उखड़ना शुरू हो जाएगी। पृथ्वी का ज्यादा सरफेस ऑक्सीजन से बना है, इसीलिए इसके बिना हम अंत में दुनिया भर में कुछ बड़े सिंक होल जैसा दिखेंगे। सिंक होल जो न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे शहरों को नीचे खींच सकते हैं। साथ ही कई शहरों में लैंडस्लाइड होंगे और हर जगह लैंडस्केप में बदलाव दिखाई देंगे। हर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ढेर हो जाएगा और जमीन चलने लायक नहीं रहेगी। फिर भले ही आप एक अंडरग्राउंड बंकर में रहते हो, संभावना है कि उसकी नींव टिकेगी नहीं। आप कॉस्मिक रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई एस्टेरॉयड नीचे गिरता है तो ये सब पलक झपकते गायब हो सकता है, चाहे वो छोटे हो या बड़े। हम असली बारिश की तुलना में कुछ ज्यादा देख रहे होंगे। मैग्नेटिक फील्ड के बिना पृथ्वी हमारे एटमॉस्फेयर से उड़कर गुजरने वाले किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को नहीं रोक सकेगी। अगर रोड आइलैंड के आकार का कोई एस्टेरॉयड नीचे गिरता है तो नुकसान पृथ्वी के कोर के गर्म होने और मूव करने की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। आलू के चिप्स की तरह नाजुक जमीन होने के चलते झटके का असर बहुत बड़ा होगा और हमारे चारों ओर ज्यादा इनडायरेक्ट तबाही का कारण बनेगा। पृथ्वी आखिर में अपने आप में ढह जाएगी और तब तक टुकड़ों में टूटती रहेगी जब तक कि वो अपनी ग्रेविटेशनल एनर्जी खो नहीं देती। ये अंत में स्पेस के खालीपन में तैरती हुई चट्टानों और कंकड़ों का एक समूह बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम अपने सॉलिड हॉट अर्थ कोर के साथ ठीक से रह रहे हैं। जब तक ये ठीक है तब तक हम अपना काम जारी रख सकते हैं।